निम्न में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शंस हैं विकास और अधिगम परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर हैं, विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, विकास का ध्यान रखे बिना अधिगम होता है, अधिगम की दर विकास की दर से बहुत अधिक है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। संबंधित नहीं है, यह ऑप्शन गलत होगा क्योंकि दोनों संबंधित होते हैं। किसी एक को छोड़कर हम दूसरे पार्ट सिर्फ एक ही पार्ट पर फोकस नहीं कर सकते हैं। और अधिगम की दर विकास की दर से बहुत अधिक होती है, ऐसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा अमूर्त अवधारणाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? अमूर्त अवधारणा के बारे में, यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है वह है अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा के बारे में वह कब सोचना शुरू करेगा? ऑप्शन है संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सेंसरी मोटर स्टेज में तो बच्चा बहुत छोटा ही होता है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक जैसे कि नाम में ही मूर्त है, तो यहाँ पर वह अमूर्त अवधारणा के बारे में नहीं सोचेगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष और उससे अधिक में किशोरों में अमूर्त, व्यवस्थित और वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता विकसित होती है। अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर या बीएफ स्किनर? तो जो समीपस्थ विकास क्षेत्र है जेडपीडी, इसकी अवधारणा लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित की गई है। लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी को उस दूरी के रूप में परिभाषित किया है जो शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह किसी से अधिक जानकार या वयस्क के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों के लिए सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? विद्यालय, परिवार, मीडिया, सरकार? तो यहाँ पर प्राथमिक संस्था यानी कि सबसे पहले बच्चा किसके प्रभाव में आएगा? तो जाहिर सी बात है बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के प्रभाव में आएगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होगा वह होगा फैमिली। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन बच्चों के सीखने में बिल्कुल भी मददगार नहीं है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में एक बाधा है, रैंकिंग के उद्देश्य के लिए उच्च, निम्न और गैर उपलब्धि हासिल करने वालों की पहचान करने में सहायक है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि देता है और शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करने में मदद करता है। तो जो हमारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो शिक्षार्थी का मूल्यांकन हम करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय अगर हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा सही है? तो वैसे तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, नहीं मददगार नहीं है बोला है, माफ़ कीजिए मुझे लगा मददगार है बोल रहा है, तो नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। निगेटिव टर्म है, बाधा है तो बाधा भी निगेटिव टर्म है, ये भी गलत है। सिर्फ रैंकिंग के उद्देश्य के लिए ही नहीं किया जाता है, जैसा कि अब विद्यार्थी के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखा जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर रैंकिंग के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ में अंतर्दृष्टि देता है और शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा वह होती है जहाँ शिक्षक सीखने के लिए अत्यधिक मानकीकृत पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं, छात्रों को उनकी वित्तीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग किया जाता है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण शैलियों को बदले और अनुकूलित करते हैं, केवल प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों को ही विशेष निर्देशन दिया जाता है। तो केवल प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों को ही निर्देश दिया जाता है, तो उसे समावेशी कक्षा नहीं कहा जाता। समावेशी कक्षा यानी ही होता है इंक्लूसिव क्लासरूम, जहाँ सबको मिला के सबको साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पर अत्यधिक मानकीकृत पाठ्य पुस्तक का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टर्म होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, अत्यधिक मानकीकृत नहीं होगा। छात्रों को उनके वित्तीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग नहीं किया जाता है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि सबको समाहित करना है, अलग नहीं करना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण शैलियों को बदलते हैं और अनुकूलित करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य करना और कुछ इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकार करते हैं नैतिकता के किस स्तर को दर्शाता है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और अपारंपरिक स्तर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कन्वेंशनल लेवल या पारंपरिक स्तर। यहाँ पर इस उद्देश्य से किया जाता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। पारंपरिक स्तर विशेषकर चरण 3 मतलब अच्छे पारस्परिक संबंध, व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति और रूढ़िवादी अपेक्षा के अनुरूप होने के आधार पर नैतिकता बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में लिंग रूढ़िवादिता और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन है जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के बारे में चर्चा,
लिंग विशिष्ट खेलों और गतिविधियों पर जोर देना, लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था में विभाजित करना, अक्सर लड़के रोते नहीं जैसे वाक्यांश शब्दों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। हमें जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के बारे में चर्चा करनी है। लिंग विशिष्ट खेल पर जोर देंगे तो यह लिंग के प्रति भेदभाव होगा, अलग अलग बैठाना यह भी भेदभाव होगा, और लड़के रोते नहीं जैसे वाक्यांश का प्रयोग करना भी एक निगेटिव टर्म है। तो यहाँ पर जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के बारे में चर्चा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य बाल्य अवस्था की अवधि की विशेषता है? अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क का विकास, तीव्र शारीरिक विकास और गामक कौशल का विकास, बच्चे तार्किक रूप से लेकिन मूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी गामक गतिविधियों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है, तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक रूप से लेकिन मूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य बाल्यावस्था लगभग 6 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक चरण से मेल खाती है, जहाँ तार्किक सोच उभरती है लेकिन मूर्त रूप से होती है। अगला है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शंस हैं, बुद्धि एक एकल सामान्य इकाई जी कारक है, शिक्षक को विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, IQ टेस्ट किसी व्यक्ति की क्षमताओं का एकमात्र वैध माप है, मानव बुद्धि को एक निश्चित अनुवांशिक सीमा से आगे विकसित नहीं किया जा सकता। चूँकि यह बहुबुद्धि का सिद्धांत है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में बात किया जाएगा, यानी कि विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। केवल एकमात्र वैध माप है, यह गलत होगा। एकल कारक की बात नहीं की गई है बहुबुद्धि सिद्धांत में, और एक निश्चित अनुवांशिक सीमा से आगे विकसित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा, विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। गार्डनर का सिद्धांत मानता है कि व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रकार की बुद्धियां, जैसे कि भाषाई, संगीतमय, स्थानिक होती हैं, जिससे प्रत्येक छात्र तक पहुंचने के लिए शिक्षण में विविधता लाने की आवश्यकता होती है। अगला है, अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में ढांचा स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है सिमुलेशन टीचिंग, पिछले अधिगम की पुनरावृत्ति, वयस्क या साथियों द्वारा सीखने में दिया गया अस्थायी सहयोग, शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए कक्षा के बुनियादी ढांचे का समायोजन। तो यह केवल अक्षम छात्रों के लिए नहीं होता है, यह एक तरह का अस्थायी सहयोग होता है। मतलब अगर दो छात्र हैं, एक छात्र कम जानता है और दूसरा छात्र अधिक जानता है, तो जो अधिक जानता है वह कम जानने वाले छात्र को सिखाता है, उसे सहारा देता है। तो यह एक तरह से सहारा देना होता है। एक अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा शिक्षार्थी को प्रदान किए जाने वाला अस्थायी संरचनात्मक सहयोग। अगला है, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को आमतौर पर किसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है? पाठ पढ़ने और वर्तनी स्पेलिंग में, लंबी अवधि तक ध्यान केंद्रित करने में, जटिल गणितीय गणनाएं करने में, बड़ी मांसपेशियों के आंदोलनों के समन्वय में। तो जो डिसलेक्सिया है वह पढ़ने और वर्तनी स्पेलिंग में समस्या है। गणित का डिस्कैलकुलिया होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा की एक विशेषता है? शिक्षक जानकारी देता है और निष्क्रिय याद रखने की अपेक्षा करता है। गलत। शिक्षक को अधिक महत्व देंगे तो वह बाल केंद्रित नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकें ही संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है, यह भी गलत है। बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बाल केंद्रित है तो बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है? केवल अनुवांशिकता को, केवल पर्यावरण को, न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण को, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल अंतःक्रिया को। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में जब करते हैं तो वह समेटिव ग्रेड होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है। किसी छात्र के प्रदर्शन की राष्ट्रीय मानक से तुलना करता, यह गलत है। छात्र की कठिनाइयों का निदान करने और अधिगम में सुधार के लिए निरंतर प्रतिक्रिया और फीडबैक देना है। तो यह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। मतलब बच्चा अपना काम करते रहता है और उस काम के बीच में ही हम उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, उसकी कमी को समझते हैं और उसे फीडबैक देते हैं। तो यह हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? अनुकूलन, आत्मसातीकरण और समंजन। तो सही उत्तर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही सही उत्तर है, और ऑप्शन असिमिलेशन और अकोमोडेशन, इसके द्वारा बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है?
किसी प्रतियोगिता में नगद पुरस्कार जीतने के लिए अध्ययन करना, एक असाइनमेंट पूरा करना क्योंकि आपको वह विषय गहराई से आकर्षक लगता है, माता पिता द्वारा डांट से बचने के लिए, शिक्षक से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। तो जो आंतरिक प्रेरणा है वह है हमारा ऑप्शन बी, एक असाइनमेंट पूरा करना। क्यों पूरा करना? क्योंकि वह आपको आकर्षक लगता है, आप उसे पढ़ने में रुचि लगते हो, या आपके अंदर से प्रेरणा आ रही है। तो यह हमारा आंतरिक मोटिवेशन है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से आती है, जो बाहरी पुरस्कारों या दबाव की बजाय व्यक्तिगत रुचि, जिज्ञासा या कार्य के आनंद से प्रेरित होती है। सोचने और सीखने के स्वनियमन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? संस्मरण या रटना, अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन, केंद्रीयकरण या सेंट्रेशन, अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म। तो सेल्फ रेगुलेशन है, जो हमारा सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया है, उसे हम अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन बी। अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, सोचने के बारे में सोचना है, अपने स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और अधिगम रणनीतियों की निगरानी नियमन करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? ऑप्शन हैं, बौद्धिक मापदंडों के आधार पर छात्रों को वर्गीकृत करने के लिए आवधिक परीक्षण, अधिगम के समय के साथ कैसे देखा, रिकॉर्ड किया और सुधारा जा सकता है, स्कूल आधारित मूल्यांकन को पूरी तरीके से बाहरी बोर्ड परीक्षा में बदलना, शिक्षा को विशुद्ध रूप से कागज, पेंसिल, नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से परिभाषित करना। तो सिर्फ बोर्ड परीक्षा में बदलना गलत है, सिर्फ कागज, पेंसिल, नैदानिक परीक्षण यह भी गलत है, सिर्फ आवधिक परीक्षण करना यह भी गलत है। यह है अधिगम को समय के साथ कैसे देखा, रिकॉर्ड किया और सुधारा जा सकता है। सतत और व्यापक यानी कि विस्तृत रूप से मूल्यांकन किया जाना है। जब एक शिक्षक विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा को संभालता है तो उसे क्या करना चाहिए? एकरूपता बनाए रखने के लिए विशुद्ध रूप से प्रमुख सांस्कृतिक समूह पर ध्यान केंद्रित करना, सांस्कृतिक मतभेदों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना और मानक शिक्षण विधियों का उपयोग करना, सभी सांस्कृतिक विविधताओं को कमियों के रूप में मानना जिन्हें सुधारा जाना चाहिए, विविध सांस्कृतिक अनुभव को महत्व देना और उन्हें शैक्षणिक प्रक्रिया में एकीकृत करना। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उन्हें महत्व देना है और उन्हें एकीकृत करना है, तभी यह जो बहुसांस्कृतिकवाद का जो कॉन्सेप्ट है वह चरितार्थ होगा। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र शिक्षक को विविध सांस्कृतिक ज्ञान और पृष्ठभूमि को स्वीकार करने, उनका उत्सव मनाने और उन पर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो छात्र को कक्षा में लाते हैं।